नमस्कार सर, मैं हूं संजीव चौहान, स्टेट मिरर हिंदी, नई दिल्ली से। और दर्शकों को बताना चाहेंगे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी, जयपुर राजस्थान से। अमेरिका यूरोप वगैरह की यात्रा करके लौटे हैं। आपका स्वागत है स्टेट मिरर में सर। Thank you so much, Sanjeev. Actually, it's great meeting you, reconnecting after a long time. वेलकम सर। अब आपका वेलकम करना भी था, क्योंकि इतना मीडिया में उछल रहा है ईरान और इसराइल जैसे कि मानो भारत उसका पार्ट हो। भारत का मीडिया इतना उछाल रहा है तमाशे को। किसी के दर्द को दर्द मत बेचिए, सच्चाई बेचिए अगर बेचना है। मैं जानना चाहता हूं सर, अब तक ये था कि ईरान और इसराइल के बीच छिड़ी हुई जंग में ईरान की मदद के लिए तमाम 55-56 मुस्लिम देश खड़े हो जाएंगे। कहाँ है सब? कहाँ है पाकिस्तान? कहाँ है तुर्की? सही बात कह रहे हैं संजीव, आपके अच्छा सवाल है। सवाल की जवाब में मैं इतना कहूंगा कि मुस्लिम ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अकेले ईरान को मुकाबला करना है। मदद करने वाले जो देश हैं वो स्टैंड ऑफ काइनेटिक अटैक के लिए मिसाइल दे देंगे, ड्रोन्स दे देंगे, गन्स दे देंगे, गन पाउडर दे देंगे। एक वो केमिकल का नाम है, ड्यूल एजेंट केमिकल होता है, क्या, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, जो वार्निश बनाने में इस्तेमाल होता है और सॉलिड फ्यूल, मिसाइल्स का सॉलिड और लिक्विड फ्यूल बनाने में भी काम में लगता है, जो चाइना दिया था रशिया को। ये चीजें दे देंगे, जहाज दे देंगे, खबर दे देंगे, टेलीमेट्रिक डाटा दे देंगे, मिसाइल कब कहाँ से लॉन्च हो रहा है, कहाँ आएगा। लेकिन बुट्स ऑन ग्राउंड के साथ कोई नहीं आएगा। और मुस्लिम की जो दुनिया आप कह रहे हैं, ईरान को पता है ये अकेला लड़ाई ये लड़ रही है, इसके साथ कोई आने वाला नहीं है। क्योंकि ये मुस्लिम जाति का एक ट्रायंगल है। वो ट्रायंगल एक है तुर्की, ऊपर तुर्की है जिसको बोलते हैं, दूसरा है सऊदी अरेबिया, तीसरा है ईरान। ये तीनों के बीच में जो लड़ाई है किस लिए है? ये है लड़ाई फॉर सुप्रीमेसी, यानी कि मुस्लिम का उम्मा जो बोलते हैं ना, उम्मा कहते हो ना, जी जी हूँ। उसका सुपर बॉस। अथॉरिटी, जो सीट ऑफ पावर, जो सीट ऑफ यस। पावर सऊदी अरेबिया नहीं, ओटोमन एम्पायर का जो हीरो है तुर्की भी नहीं, बल्कि ईरान है। इसी को साबित करने के लिए, दिखाने के लिए ये कह रहा है कि मैं शिया डोमिनेटेड सोसाइटी से मैं मदद कर रहा हूं फॉर द कॉज ऑफ हमास। आप नहीं कर उसको सपोर्ट कर रहे हो, आप पैलेस्टाइन कॉज को भी सपोर्ट नहीं करते हो, लेकिन मैं शिया होने के बावजूद भी सुन्नियों की, ये क्योंकि मुस्लिम जाति का ये अहम पहलू है, उनको क्या सपोर्ट कर रहा सुन्नी? हूं। वो दिखाना चाहता है कि मैं शिया होने के बावजूद आई एम फाइटिंग फॉर अ लार्जर कॉज ऑफ द मुस्लिम उम्मा। ये जो लड़ाई है, ये अहंकार, जो हिंदू में, हिंदी में बोलते हैं ना, अहंग की एक लड़ाई है। अहम और की लड़ाई। कौन जीतेगा कौन हारेगा मैं कह नहीं सकता हूं अभी, लेकिन ये बड़ा जबरदस्त लड़ाई आने वाले समय में होने जा रहा है। अभी अमेरिका इसमें उछल पड़ा है। अमेरिका, अब तक ये था कि इसराइल और ईरान लड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। रूस अपने घर में बैठा था, अमेरिका अपने घर में। बीती रात अब अमेरिका कूद पड़ा है। ईरान के जितने भी एटॉमिक पावर्स हैं, प्लेसेस हैं, उन पे अटैक किया और उनको कहता है, दावा है अमेरिका का कि ध्वस्त कर दिया गया है। अब इसमें रूस पहले घुसेगा तब मामला गड़बड़ाएगा ईरान की मदद के लिए, या ईरान खुद निपटने में सक्षम है इतनी बर्बादी के बाद अमेरिका से टकरा पाएगा? दो सवाल है मेरे एक साथ, रूस को लेके और ईरान को लेके। देखिए, दोनों का जवाब यह है कि ईरान आज के दिन में अकेले इजराइल और यूएस का मुकाबला नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। नंबर दो, जो अलायंस फॉर्मिंग, ये एग्जैक्टली इसी यही सिचुएशन आप 1 जनवरी 2025 से लेके अभी तक अगर आप कंपेयर करेंगे, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, ये मिलता जुलता टाइम लाइन है। आप अगर देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने से पहले तकरीबन तकरीबन ऐसा ही माहौल था। और जो अलायंस फॉर्म, आज के दिन में रशिया कमजोर है, और हमें मालूम है चाइना जो है वो बोलते रहता है, हार्डवेयर सपोर्ट करते रहता है, लेकिन उसके आदमी कहीं जाके मिले नहीं है, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं। नॉर्थ कोरिया दे देगा, नॉर्थ कोरिया का 10-11 हजार तो उधर है, कुर्स की लड़ाई लड़ रहे हैं रशिया के खिलाफ, सॉरी यूक्रेन के खिलाफ, ठीक है नहीं? सो इसलिए मेरा जो असेसमेंट ये कह रहा है कि मटेरियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट और पॉलिटिकल सपोर्ट ये मिलते रहेंगे, जियो पॉलिटिकल सपोर्ट ईरान को मिलते रहेगा।
लेकिन ईरान को इस लड़ाई को खुद को ही लड़ना पड़ेगा। क्या ईरान सक्षम है अमेरिका को बीट कर पाने में या उसकी टक्कर झेल पाने में? नहीं, ईरान सक्षम नहीं है, इसलिए ये नॉन स्टेट एक्टर्स का, उसको बोलते हैं ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन। ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन का ये है कि ऑक्टोपस का जो माथा है, सिर है, वो सिर ईरान को माना जाता है, ईरान का कैपिटल में है उसका सिर। और इसके जो टेंटिकल हैं, चार टेंटिकल अलग अलग हैं। एक है आपका हुतीस, दूसरा है आपका हमाज, तीसरा है हिजबुल्ला, और चौथा जो है वो है हबिस अल शाहिर, उसका नाम है चौथा। ये हबीस अल साहिब जो है, ये आइसिस को जब उसके खिलाफ लड़ाई हुई थी, उसी लड़ाई के समय में ये क्रिएट हुआ था। पांच उसके अलग अलग एलिमेंट, सब ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स का जो कमांडर था, या जो आर्मी के जो कमांडर थे, ये सोलेमनी का नाम तो आप जानते हैं, जिसको अमेरिका ने मार दिया था इराक के ये में। सोलेमनी के नीचे ये होते थे। ये एक, इसका बोलते हैं हशद अल शाबी, असद अल शाबी के नीचे कताइब हिजबुल्लाह, असाल्ब अहल अल हक, हरकत अल नजुबा, कताइब साइद अल सऊदा और बादर औगद, पांच अलग अलग हैं उसके नीचे। और ये जनरल कासिम सोलेमन के वो कमांडर थे। और ईरान का जो कुड्स फोर्स बोलते हैं, इसी फोर्स के नीचे ये ऑपरेट करते थे। और काफी उन्होंने नुकसान पहुंचाया था अमेरिकन के फोर्सेस के खिलाफ। मेजर जनरल सुधाकर, अगर आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से तो ईरान जो है वो टेररिस्ट जो दुनिया की नजर में है या उनके ग्रुप गैंग्स उनकी मदद कर रहा है, इसलिए मुस्लिम कंट्री की सब पीछे हो गए हैं। और अमेरिका चूंकि टेररिज्म से दुखी है, इसलिए वो ईरान को निपटाना चाहता है। आपकी बात से पूछ रहा हूँ, आपसे ही सवाल निकला है। बिल्कुल, आपकी डिडक्शन बिल्कुल सही संजीव। आप देखिए, आप एक सीनियर जर्नल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जब से मैं आपको जानता हूं, आपके स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टाज और जो कवरेज है, ये काफ़ी अले दर्जे का है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के बराबर है। और आपकी डिडक्शन के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आज के दिन में आप कुछ भी कह लीजिए, ईरान बार बार वो कहता है अमेरिका और इजराइल को बड़ा शैतान और छोटा शैतान। और अमेरिका ये मानता है कि ईरान भी एक सबसे बड़ा एक थ्रेट है इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी। इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी के बरखिलाफ ईरान बहुत कुछ नुकसान पहुंचा है। 1979 रेवोल्यूशन के बाद जो जो चीजें हुए हैं, चाहे ईरान इराक लड़ाई की आप बताइए, 80 से 88 तक उसका समझौता हो गया यूएन के इंटरवेंशन के बाद। लेकिन समझौता होने के बावजूद जो इसने मिडिल ईस्ट में जो डोमिनेंट फोर्स बनना चाह रहा है, ये सऊदी अरेबिया और उसको टर्की को पीछे रख के ये आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए ये हमास का कॉज को हमेशा बढ़ावा दिया है। नहीं हुआ, नहीं होगा, वो बात अलग है। और जो मुद्दा ईरान लेके चला है आज के दिन में, एक लाइन और, उस मुद्दे की बरखिलाफ कॉन्सेप्ट आपके चैनल में मैं शायद एक बार बोल चुका हूं। वो कॉन्सेप्ट 1997 में क्लीन ब्रेक, जिसमें नेतानियाहू एक मेंबर थे, कांग्रेस मेंबर्स, बाई पार्टीशन डॉक्यूमेंट है, ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट। वो क्या कहता है क्लीन ब्रेक? क्लीन ब्रेक कहता है कि मिडिल ईस्ट में आपको पैलेस्टाइन, जो टू नेशन थ्योरी आप में और कॉमन मैन बात करते रहता है, टू नेशन थ्योरी के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जब से पावर में आया है, तब से वो बोलते जा रहा है कि पैलेस्टीनियंस को इजिप्ट भेज देगा, जॉर्डन में भेजेगा, सऊदी अरेबिया में जाएगा, इंडोनेशिया में भेज देगा। तो ये इसके पीछे जो ये कहानी है, एक कॉन्टेक्स्ट है। प्लस नेतान्याहू जब जब जहां जहां अंतरराष्ट्रीय लेवल या जहां पे वो स्पीच दिए हैं, पर्टिकुलरली यूएन जनरल असेंबली में, आप 2023 की बात करिए, 24 की बात करिए, सितंबर के महीने में उनके हाथ में हमेशा एक मैप होता है। वो मैप जब भी दिखाते हैं, मिडिल ईस्ट के मैप में, आपको कभी भी पैलेस्टाइन का जो अभी फिलहाल जो ऑक्यूपे जो लोकेशन है जहां पे मौजूद है, कभी भी उनको नहीं दिखाया। तो ये एक एक्सटेंशन है ये लड़ाई, इसलिए मेरे विचार के मुताबिक ये बहुत आगे खिंचेगा जब तक ये मसला ये हल नहीं करते हैं। सक्सेसफुल होंगे या नहीं, या इट विल लीड टू थर्ड वर्ल्ड वॉर, इट इज एनीबॉडीज गेस। मैं अपने दर्शकों को जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको बताना चाहेंगे, हमारे साथ जयपुर राजस्थान से हैं भारतीय थल सेना के पूर्व यानी कि रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी। बताना जरूरी इसलिए कि मेजर सुधाकर जी
फील्ड का हिस्सा नहीं है। स्पोक्स पर्सन में बोलते हैं, जियो पॉलिटिक्स के मास्टर हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, कई मुस्लिम कंट्रियों के हेड मास्टर अगर कहूं मैं, फौज के तो हैं। भले ही भारतीय फौज में रहे हैं, लेकिन ये सब बताना दर्शकों को इसलिए जरूरी है कि आप अपना समय जाया नहीं कर रहे हैं, बल्कि ईरान इजराइल युद्ध को लेके एक सटीक, सॉलिड, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं मेजर जनरल सुधाकर जी। सुधाकर जी, अगर आपकी ही बात मानूं तो ईरान तो बड़ी मुसीबत में फंस गया है। केवल 4-5 मुस्लिम मुस्लिम टेररिस्ट गैंग को सपोर्ट करने के चक्कर में, उनका नेता बनने के चक्कर में, क्या इसीलिए सारे टर्की, पाकिस्तान, अदर मुस्लिम कंट्रीज, अरब, यूएई वगैरह, ये सब जो हैं, ये सब पीछे हट गए हैं, जबकि वो भी मुस्लिम कंट्री है, ईरान भी। तो इसकी जो चलिए चाहत है, आप इसका जो मोटिव है, वो गलत है ईरान का। इसमें सबसे पहले तो चाइना के 2 स्पाइस शिप ऑलरेडी आ चुके हैं पर्शियन गल्फ में, 5 जहाजों में जो आर्मामेंट से इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि 12,000 से 15,000 किलोमीटर की रेंज है, ये भी पहुंच गए हैं। रशिया से करीब, रशिया ने कैसे मैन्युफैक्चर किया, कैसे किया, मैं कह नहीं सकता हूँ। 3,000 करीब करीब ड्रोन्स आ गए हैं। हम्म, 2 स्पाइस शिप है चाइना के, वही पर्शियन गल्फ के आसपास। वो कंप्लीट जो छवि है, कोई अगर स्पेस या कोई ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म से या मिसाइल कहीं से भी लॉन्च होता है, कहाँ आके गिरेगा, इसका एडवांस इंफॉर्मेशन वो दे देता है ईरान को। और कुछ मेरे रिलायबल सोर्स से ये जानने के लिए ये पता चल रहा है कि ईरान के अंदर कुछ चंद एक रशियन रडार्स भी लगे हुए हैं। प्लस रशिया ने ईरान के साथ और ईरान रशिया के साथ इसी साल जनवरी या फरवरी के महीने में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट साइन किया है। सो जो भी कुछ मदद चाहिए ईरान को वो मिलेगा। पाकिस्तान एश्योरेंस दिया है, मुनीर साहब, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद, लंच के बाद, इसने ये बोला है कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब अगर उसको बनाना है हम मदद करेंगे। आप देखिए पाकिस्तान की इतनी औकात है? ये कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। इसीलिए क्यों, पाकिस्तान आज के दिन में भिखारी है। उसके पास तेल नहीं है अपने टैंकों और गाड़ियों को चलाने के लिए, हवाई जहाज चलाने के लिए तेल नहीं है, एटीएफ नहीं है। उसके पास पैसे नहीं है। तो तेल वो स्मगल करके जो ला रहा था पहले, वो बंद हो गया। एक फेंसिंग आ गया अभी पाकिस्तान और ईरान के बीच में, 909 किलोमीटर का बॉर्डर है। वो ईरान सेफ एंड सिक्योर फील नहीं कर रहा है। ईरान अपने तरफ पहाड़ी इलाका में फेंसिंग नहीं, एक दीवार बना रहा है, मेरे समझ और खबर के मुताबिक। वो पाकिस्तान को क्रेडिबल और रिलायबल नहीं समझता, लेकिन फिर भी अभी उसने बोला है अगर ईरान के ऊपर कोई हमले का खतरा होता है तो पाकिस्तान विल न्यूक इजराइल, उन्होंने ये बताया है। मेजर जनरल सुधाकर जी, अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु स्थल पे अटैक, बमबारी और उनको तबाह करना, इसको ईरान की बहुत बड़ी हार मान रहे हैं, या रूस की ये बहुत बड़ी हार है? क्योंकि आपने कहा कि ईरान में रूस के रडार हैं, तो ये रूस की भी हार है कि वो पकड़ नहीं पाए कि अमेरिका क्या करने जा रहा है ईरान के परमाणु अड्डों पे। देखिए मेरे समझ के मुताबिक ये पिछले 6 दिन के अंदर बहुत कुछ जियो पॉलिटिकल कंसल्टेशन, जो अनदेखी अनसुनी, या जो बातचीत नहीं होता है जिसके बारे में ऐसा सारे कमिटमेंट्स हुए हैं, कहाँ तक सच है मैं कह नहीं सकता हूँ। कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में बात हुई है। बात का निचोड़ कोई कोई सोशल मीडिया में मैंने पढ़ा है, एक आधा रिलायबल प्लेटफॉर्म से भी मेरे को सुनने मिला है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ बताया है पुतिन को, तेरे को जो करना है यूक्रेन में कर, हम कोई दखल अंदाज नहीं करेंगे, कोई उसके ऊपर नहीं बोलेंगे कुछ। लेकिन अभी ईरान के साथ कुछ होने जा रहा है, आप भी अपना मुंह नहीं खोलोगे। ये बातचीत हुई है। ये मेजर जनरल सुधाकर जी, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हाँ लेवल जी, की हाँ बात जी। कर रहे हैं। ये करेक्ट, ये आई ये ओनली होप। मतलब गेम के अंदर गेम, गेम के अंदर गेम की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल अगर ये हुई है तो मैं तो कहूंगा जो रूल्स बेस्ड इंटर, क्योंकि मुझे कोई सबूत मेरे पास नहीं है। मैं भी 2-4 जगह से पढ़ के, किसी के साथ चर्चा करके, डिबेट करके, मैं यही कंक्लूजन पे आया हूं कि रशिया आज के दिन में बहुत कमजोर है। रशिया लेकिन
इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेशनल गुड ऑर्डर एंड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए कोई उसका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उसको मदद नहीं करेगा। नंबर दो चीज यहीं पे मैं बोल देना चाहता हूँ। चाइना ने ईरान को कमिटमेंट दे रखा है, अगले 25 साल में $400 बिलियन वो इन्वेस्ट करेगा। 400 बिलियन में से 25 से $50 बिलियन ऑलरेडी ग्राउंड में कमिटेड है। अलग अलग चीजें, हाईवे, हाइडल पावर, रेलवे लाइन, इस रिन्यूएबल एनर्जी, इस किस्म का डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑयल इंडस्ट्री। तो इस पे वो पैसा लगा रहा है। और चाइना का ये भी लॉन्ग टर्म प्लान है कि उसका जो बीआरआई, क्योंकि सी पैक सक्सेस होगा कि नहीं होगा, इट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। ये सारे गेम क्यों हो रहा है मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है नहीं? तो सी पैक जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था उसका, जो काशगर से लेके पेशावर होके वो जाता है नीचे ग्वादर तक, ग्वादर में उसने 40 साल का एग्रीमेंट किया है पाकिस्तान के साथ। तो इसके बारे में भी कोई गारंटी नहीं है कि उसके हाथ में आएगा या नहीं है। इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि वाखन कॉरिडोर के थ्रू रोड बना के ये बीआरआई प्रोजेक्ट को काबुल के थ्रू लेके अफगानिस्तान के थ्रू, सॉरी, ईरान के थ्रू चाबहार पोर्ट के आसपास कोई अगर पोर्ट मिल जाता है, मेरे खबर के मुताबिक मिल चुका है, ईरान ने दे रखा है, तो इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और प्लानिंग बहुत तगड़ा है ईरान के साथ। इसलिए अपना इंटरेस्ट इसमें रहेगा ईरान के साथ, लेकिन चलिए। कोई लड़ाई के टाइम में बूट्स ऑन ग्राउंड के साथ नहीं आएगा। मिसाइल दे देंगे, हवाई जहाज भी नहीं आएगा, उसको आप गन्स मिल जाएगा, सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, लेकिन बुट्स ऑन ग्राउंड आने का कोई अंदेशा नहीं है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि चीन और पाकिस्तान, ये दोनों ही इजराइल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध में इस आपदा को अवसर में बदल रहे हैं भारत के खिलाफ। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, पाकिस्तान और भी ये है कि ये जो मुनीर का मीटिंग हुआ है अमेरिका प्रेसिडेंट के साथ, एग्जैक्टली क्या हुआ है वो तो ओपन मीडिया में आएगा धीरे धीरे, लेकिन मेरा असेसमेंट और 4-5 मैगजीन न्यूज़पेपर से ये निचोड़ निकाल के मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली बात, उनको जो एयरफील्ड्स ओसामा बिन लादेन को जो हंट कर रहे थे, ये ग्वादर से कोई किलोमीटर दूर एक एयरफील्ड होता था, नाम मैं भूल गया हूँ, उस एयरफील्ड उनको मिल गया है, पासने वाला एयरफील्ड मिल गया है। टोटल उनको 5 एयरफील्ड या एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का मेरे को खबर मिला है, सूचना मिले हैं। 5 में से 2 ऑलरेडी हैंडओवर हो चुका है, नंबर एक। नंबर दो, ये भी बातचीत हुई है कि ये बलूचिस्तान में जो मिनरल्स है, ये $6 ट्रिलियन की मिनरल है तकरीबन। ये मिनरल के उसका माइनिंग, एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, इसमें आगे वो बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए एक कमिटमेंट और सपोर्ट चाहिए, जो कि बातचीत हुई है। दो, तीसरा ये भी बातचीत हुई है कि ये जो सिपेक है, जिसका चाइना को पूरा हैंडओवर हुआ है कंप्लीटली 62 बिलियन का कमिटमेंट देके, क्योंकि ग्वादर का एक एग्रीमेंट दो देश के बीच में हुआ है और शायद वो एक्सेप्ट नहीं करेगा चाइना। धीरे धीरे ये चाइना को ये स्ट्रेटेजिक राइवलरी के गेम से आउट करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर डोमिनेंट फिगर अमेरिका होना चाह रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चाह रहे हैं कि ये जो 81 to 82% डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के टैंक की बात करिए, हवाई जहाज की बात करिए, गन्स की बात करिए, एडी की आप बात करिए, एयर डिफेंस, वो डिपेंडेंसी को अगले चंद एक महीनों के अंदर रिड्यूस करके, अभी 82% चल रहा है, ये 30 से 40% लाने का उनका प्रयास है। प्लस मेजर क्रिप्टो सुधाकर करेंसी जी, का पूरा गेम आप जानते हैं बस। मेजर सुधाकर जी, हमारे पास इस टाइम करीब 8 मिनट बचे हैं बात करने के लिए, और इसी में हमको निकालना है कि क्या अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु स्थलों पे की गई बमबारी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं डायरेक्शन देने लगी है? बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। चाइना ना, अच्छा मैं एक बात बता दूं आपको, मैं इसलिए कह रहा हूं, एक एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, जो कि गुआम बेस के आसपास था या ताइवान स्ट्रेट के आसपास, प्लस फ्रिगेट्स थे। ये अटैक करने से पहले, ये जो 3 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक हुआ है ना, क्या, ईरान के ईरान के इस्फान, नताज एंड फोर्दो, ये होने से पहले ये जो तमाम जहाज हैं ताइवान स्ट्रेट के पास, उनको मूव किया गया है इस तरफ, पर्शियन गल्फ की तरफ।
जैसे ये मूवमेंट हुई है, आप देखेंगे, गूगल करेंगे, अखबारों में पढ़ेंगे, ओपन मीडिया में, दूसरे चैनल, टीवी चैनल में जाके आप स्टडी करिए। चाइना पिछले 48 घंटे के अंदर वो जो फाइटर जेट्स हैं उसकी संख्या बढ़ा दी है। पहले वो सेंट्रल लाइन तक आते थे, सेंट्रल लाइन को पार करके वो ताइवान को ऊपर फ्लाई करने लगे हैं। और मेरा ये समझना है कि अगर इसको रीयूनिफाई करना है ताइवान को, पीसफुली हो या मिलिट्री, पीसफुली तो कभी होगा नहीं, बाय मिलिट्री मीन्स, सिर्फ 2025 एक विंडो दे रहा है। 2025 के बाद अगर चाइना डिले कर देता है तो ये ना के बराबर हो जाएगा। तो आप देखिए थर्ड वर्ल्ड वॉर में क्या है, एक सेंट्रल यूरोप में लड़ाई चल रही है, समाप्त नहीं हुआ है। एक हमास, हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में लड़ाई चल रहा था टुवर्ड्स मेडिटेरेनियन, अभी वो बढ़ के हिंदुस्तान के डोर स्टेप तक आ गया है। ये एक लड़ाई, ठीक है कि नहीं। एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में लड़ाई समाप्ति नहीं हुई है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी लागू है। तो ये जो चीजें आप अगर मिला जुला के देखोगे, एक सुपर पावर जो मिडिल ईस्ट को छोड़ के वापस चला गया था, ये डिसीजन, वही अफगानिस्तान जो एयरपोर्ट को उन्होंने छोड़ा था, बागराम एयरपोर्ट, वहां वो रीएक्टिवेट हो गया है, अमेरिका वहां आके पहुंच गया है। यहाँ पे ये सारे फोर्स। मेजर जनरल सुधाकर जी, चलते चलते बहुत कम टाइम रह गया हमारे पास, अभी 4 4 मिनट के करीब बता रहा है। बस मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत और अमेरिका तटस्थ हैं, कब कहाँ कौन किसके काम आएगा, कौन किसको दगा देगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। ईरान को सपोर्ट कर रहा है रशिया, रशिया है भारत का दोस्त। सवाल यह है कि अगर रशिया और अमेरिका की डील हो गई है और रशिया शांत हो गया है ईरान पे, ये जो पारमाणविक जगहों पे अटैक हुआ है अमेरिका द्वारा, भारत अब किस भूमिका में खड़ा होगा? क्योंकि भारत इसराइल का भी दोस्त है और ईरान का भी दोस्त है। भारत के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। ये आखिरी सवाल है, टाइम बहुत कम बचा है। भारत के लिए मुसीबत खड़ी हुई है। अगर दोनों के आप तुलना करेंगे तो भारत का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इसराइल के साथ है, ये काफ़ी, हालांकि हम बहुत लेट स्टार्ट किए हैं 90s में, हमारा बहुत मीनिंगफुल और सब्सटेंटिव रहा है इसराइल के साथ। आप कोई भी लड़ाई का उदाहरण दीजिए, इसराइल हमेशा हिंदुस्तान को सपोर्ट करने में काफ़ी आगे कदम रखा है। लेकिन ईरान की तरफ से वो कोई इंडिकेशन क्लैरिटी के साथ नहीं है, बल्कि उन्होंने उल्टा हिंदुस्तान के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दिया है इन फेवर ऑफ पाकिस्तान टाइम एंड अगेन। ठीक है नहीं। ये अलग बात है, चाबर पोर्ट का हमारे पास है, प्लस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वहां से बना रहे हैं, वो बात अलग है। प्लस हमारा 11,000 इंडियंस थे, अभी उनको इवैक्यूएट करके ला रहे हैं। और आगे आने वाले समय में रशिया के साथ काफी विस्तार में बातचीत हुई है। और हमारा लॉन्ग टर्म में पार्टनरशिप होने के नाते ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को वो इफेक्टिव करना चाह रहे हैं। लेकिन दोनों के बीच में अगर आप तुलना करेंगे, हिंदुस्तान बड़ा कैलकुलेटेड स्टेप लेते हुए, बैलेंस आउट करके वो ऐसा जवाब देगा, ऐसा रिस्पॉन्स देगा ताकि इसराइल के खिलाफ कहीं इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई बयान ना दे। अगर बयान देगा तो ये एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर माना जाएगा, क्योंकि ये एक देश है हमेशा हिंदुस्तान के सपोर्ट में रहा है अभी तक। और ईरान? ईरान, वही कंपैरेटिवली मैं कह रहा हूँ, ईरान नहीं। लेकिन एक चीज यहां पे मैं कह देता हूं, आप बहुत काफी गहरा चीज आप पूछ रहे हैं। इसराइल हिंदुस्तान से 2,500 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। ईरान जो है कॉमन बॉर्डर नहीं है। पाकिस्तान अगर हट जाता है तो ये बहुत नजदीक है। चाबार पोर्ट जो है, आप मुंबई से देखिएगा, बहुत नजदीक आ जाता है। प्रॉक्सिमिटी की वजह से, ज्योग्राफी की वजह से, जो डेंजर, जो फॉल्ट लाइन ईरान नजदीक होने के कारण हमारे सामने जो लूम कर रहा है, इट इज हाईली डेंजरस। इसलिए भारत को अपना जो फॉरेन रिलेशन की जो स्ट्रेटेजी है ईरान के साथ बदलना निहायत आवश्यक है। वो कैसे बदलेंगे, ये हमारे जो मैंडेरिन से उनके ऊपर में छोड़ रहे रूस वो करेगा ईरान के मामले में जो भारत को कहेगा, भारत से रूस जो कहेगा, भारत वो करेगा ईरान के मामले में, या भारत अपनी भी विदेश नीति को ही रखेगा? हैं। भारत अपना विदेश नीति को रखेगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है पूरा विश्व में, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी के वजह से आज अगर अमेरिका और भारत के बीच में समझौता जो अभी इधर उधर हो रखा है, अगर गड़बड़ हो गया है, ये सिर्फ एक ही कारण है, भारत का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन फॉरेन पॉलिसी।
अमेरिका में मैं वही वो क्या रहा हूँ, वो कभी पसंद नहीं कर रहे हैं भारत जिस तरफ हम ऑयल जीत करके लिए, जिस तरफ हमने साइड नहीं किया रशिया को। ये काफी हद तक आज के दिन में बहुत फायदामंद है, लेकिन काफी हद तक ये नुकसान भी पैदा करता है, टेम्पररी मेजर नुकसान। जनरल सुधाकर जी, मैं एक बार दर्शकों को जो अभी जुड़े हैं स्टेट में हिंदी के साथ, उनको बताना चाहेंगे हमारे साथ भारतीय थल सेना के पूर्व यानी कि रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी बात कर रहे हैं राजस्थान जयपुर से, और मैं स्टेटमेंट के लिए हूँ दिल्ली से संजीव चौहान। सर, आखिरी चलते चलते सवाल ये है कि आखिर क्या ईरान अपने बलबूते बिना रसिया की सपोर्ट के अमेरिका को, रात जो अमेरिका ने उसके पारमाणविक अड्डे सुहा तबाह किए हैं, जवाब देने की स्थिति में है या नहीं? सर, छोटा सा जवाब। स्थिति में नहीं है, स्थिति में नहीं है। लेकिन इसी के साथ ये कह देना चाहता हूं, ये सरेंडर नहीं करेंगे। ये एक ऐसा जाति के लोग हैं, ऐसा धर्म के लोग हैं, और ऐसा फाउंडेशन, ऐसा फाउंडेशन स्ट्रांग है। ये एक समय में एक ग्लोबल पावर हुआ करता था, पर्शियन एम्पायर। ठीक है नहीं सो, और ऐसा स्थिति से ये उनका दिमाग के अंदर वो कीड़ा घुसा हुआ है कि वो जो उनके पूर्वज थे, लोग थे उनके, जो वो जो जो जिस किस्म की जिम्मेवारी और ग्लोबल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते थे, उनके दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है। वो इतने जल्दी सरेंडर नहीं करेंगे। जब तक वो कहते हैं सदाम हुसैन वाली जो डेथ है वो मंजूर है, लेकिन लिबिया का गद्दाफी जो है वो वाला डेथ उनको मंजूर नहीं है। सरेंडर हो मेजर के जनरल डेथ। मेजर जनरल सुधाकर जी, खमैनी ने जो अभी अपने पदाधिकारी 22-3 कर दिए हैं, क्या उनको लग गया है कि मौत के करीब बढ़ रहे हैं? शायद आपके चैनल में मैंने बताया था, ईरान को जो टॉप लीडरशिप, उनके जो सुप्रीमो हैं खमानेई, उनको पता है उनका दिन बहुत करीब आ गया है। उनको यह भी मालूम है ये मोसाद की जाल में फंसे हुए हैं। मेरे खबर जो जितना मुझे समझ में आता है मिलिट्री साइंस, ये आज के दिन में ईरान के अंदर नहीं है, ये ईरान से बाहर है। ईरान से बाहर जाने से पहले उन्होंने तीन टॉप, मिडिल और जो बॉटम लो वाला आर्किटेक्चर है, हायरार्की बोलते हैं, वही कमांड अथॉरिटी होता है, तीन अलग अलग लेवल के होते हैं। तीनों लेवल का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये एक अंदरूनी बनावट करके छोड़ के गए हैं, लोगों को नियुक्त कर रखे हैं। ये तो हो इसी गया के साथ। जी जी सरकारी जी जो संस्था आर्किटेक्चर है। दूसरा, उनके जो टेंटिकल है, ऑक्टोपस के जो टेंटिकल, एक हो गया हुती, दूसरा हो गया हमाज, और तीसरा वो हिजबुल्लाह, और चौथा आपको अभी पढ़ के मैंने बताया था, क्या शाहिब समथिंग, जी जी हशद हशद अल शाह। सो जी। ये जो चार एच हैं, इनका भी एक स्ट्रक्चर वो बना के रखे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत बात करने के लिए। स्टेट में हिंदी से ये हमारे साथ थे राजस्थान जयपुर से भारतीय थल सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी। सुधाकर जी,